Hello बच्चों, let's read the question. Here statement based question is given. First, both statement 1 and statement 2 are correct. Second, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Third, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Fourth, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Here statement 1 is according to Newton's law of cooling, the rate of cooling decreases as the temperature difference between body and surrounding decreases. And statement 2 is Newton's law of cooling can be derived from Stephen's law. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be Newton's law of cooling. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की, ये हमें बताता है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे किसी सराउंडिंग में प्लेस करते हैं उसके कूल होने का जो रेट होता है वो यहाँ पे किन किन क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इसका टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो T2 के बराबर है, T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा ये हीट को ट्रांसफर करेगा टू दी सराउंडिंग और हम ये कह सकते हैं इट विल गेट कूल्ड आउट। तो यहाँ पे इसके कूल होने का जो रेट होता है ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है और जो सराउंडिंग है इनके बीच का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होता है हमारे पास जो कूलिंग का रेट होता है वो उतना ज्यादा हमें देखने को मिलता है, यानी dq डिवाइडेड बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो उतने ही ज्यादा रेट से यहाँ पे अपनी हीट को रेडिएट करेगा या फिर ये कूल डाउन होगा। इसी तरीके से यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस जितना कम रह जाता है जो कूलिंग का रेट होता है वो हमारे पास उतना कम हो जाता है। तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट फर्स्ट है इट इज स्टेटिंग अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग द रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग डिक्रीजेस। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि जितना कम टेम्परेचर होगा यानी इसकी जो वैल्यू है हमारे पास जितनी कम हो जाएगी dq बाई dt यानी जो कूल होने का रेट है वो भी हमारे पास कम हो जाता है। टेम्परेचर का डिफरेंस जितना ज्यादा होता है हीट उतने ज्यादा जल्दी रेट से यहाँ पे सराउंडिंग को ट्रांसफर होती है और जितना डिफरेंस यहाँ पे टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग में कम होगा उस पर्टिकुलर केस में हीट को रेडिएट करने का जो रेट होगा वो भी कम हो जाएगा। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट वन एंड स्टेटमेंट 2 इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम स्टीफन्स लॉ, इट इज ऑल्सो करेक्ट वन। वी नो दैट जो हमारे पास यहाँ पे स्टीफन्स लॉ है अगर हम इसकी बात करें इट इज गिवन बाय जो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी रेडिएट होती है पर यूनिट एरिया में इट इज गिवन एज E इक्वल्स एप्सिलॉन सिग्मा इंटू टी रेज टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू पावर 4 के बराबर। हियर एप्सिलॉन इज द एमिसिविटी, सिग्मा इज द स्टीफन्स कांस्टेंट एंड T इज द फाइनल टेम्परेचर, T नॉट इज द इनिशियल टेम्परेचर। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें जो हमारे पास E है इट इज हीट पर यूनिट एरिया, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं dq बाई dt के बराबर। नाउ इस पर्टिकुलर केस में हम ये मान के चल रहे हैं हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर T नॉट था, हमने इसमें डेल टी का चेंज करा और हमारे पास जो टेम्परेचर है वो T के बराबर हो गया। सो जो हमारे पास इक्वेशन है इट कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन इंटू सिग्मा। हम जो T है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं T नॉट प्लस डेल टी होल रेज टू पावर 4 माइनस T नॉट रेज टू पावर 4 के बराबर। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे इट विल बी dq बाई dt इक्वल्स एप्सिलॉन इंटू सिग्मा। इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे T नॉट रेज टू पावर 4 को कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस डेल टी डिवाइडेड बाई T नॉट होल रेज टू पावर 4 माइनस T नॉट रेज टू पावर 4 के बराबर। इसमें हम अगर T नॉट रेज टू पावर 4 को कॉमन ले लें तो हमारे पास जो dq बाई dt की वैल्यू होगी दैट विल बी एप्सिलॉन इंटू सिग्मा, इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ T नॉट रेज टू पावर 4 और ये वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस डेल टी डिवाइडेड बाई T नॉट रेज टू पावर 4 के बराबर एंड दिस विल बी गिवन एज माइनस ऑफ 1। नाउ यहाँ पे अगर हम बाइनोमियल थ्योरम लगा दें तो जो dq बाई dt की वैल्यू है ये हमारे पास हो जाएगी एप्सिलॉन इंटू सिग्मा T नॉट रेज टू पावर 4। इस पर्टिकुलर केस में हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 4 इंटू डेल टी डिवाइडेड बाई T नॉट के माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। सो वी कैन राइट दिस विल बी गिवन एज dq डिवाइडेड बाई dt इक्वल्स सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये जो ये वैल्यू है T नॉट ये कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे और केवल रिमेनिंग जो टर्म है T नॉट रेज टू पावर 3 ये हमारे पास बच जाएगा। इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 4 इंटू डेल टी। नाउ जो हमारे पास यहाँ पे
अगर हम उनकी बात करें तो जो डेल टी है हमारे पास, डेल टी इक्वल्स टी माइनस टी नॉट, तो अगर हम इसको यहाँ पे प्लेस कर दें तो जो डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू है वी कैन राइट इट विल बी सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट टी नॉट इज टू पावर 3 एंड इट विल मल्टीप्लाइड विथ 4, डेल टी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे टी माइनस टी नॉट के बराबर। नाउ फ्रॉम हियर अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास ये पूरा टर्म है ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। सो फ्रॉम हियर अगर हम यहाँ पे देखें तो सराउंडिंग और ऑब्जेक्ट के बीच का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है उसी पे डिपेंड करता है कूलिंग का रेट, यानी रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो स्टेटमेंट सेकंड है, वी हैव डिराइव्ड द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फ्रॉम द स्टीफन्स लॉ, इट इज ऑल्सो करेक्ट वन। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर both statement 1 and statement 2 are correct. Option first will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.